हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अपने बचत के टॉपिक पर, जो है हमारा पार्ट 9 वीडियो हमारे मनी मैनेजमेंट के पार्ट से। मनी मैनेजमेंट हमारा होम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पेपर एनालिसिस किया था, उसमें हमने देखा था कि होम मैनेजमेंट से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अपने मनी मैनेजमेंट के टॉपिक पर। बचत हमारा बचत का पार्ट 2 वीडियो है। वैसे हमारा जो एनर्जी, मनी और टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस हैं, उसका ये पार्ट 9 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द वीडियोस, क्योंकि हम यहाँ पर चैप्टर वाइज अपनी स्टडीज को कर रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स से पहले हम बात कर चुके हैं अपने बचत में ही विदेशी विनिमय बैंक्स के बारे में। महाजन क्या होते हैं, देशी बैंकर्स क्या होते हैं, निजी बैंक्स क्या हैं और कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं। तो बात करते हैं अब हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यह निवेश करने वाला वित्तीय मध्यस्थ है, यानी कि इसमें आप जो आपका मनी है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आम जनता शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करती है शेयर मार्केट में। इसमें आम जनता के निवेश योग्य धन को उनकी इच्छा से विनियोग के सबसे अच्छे उपलब्ध अवसरों में प्रयुक्त किया जाता है। मींस आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी शेयर पर अपने जो मनी है उसको यूज कर सकते हैं। यह ऐसा कोष है जो ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है। मींस आप किसी कंपनी के शेयर्स को जब परचेज करते हैं तो आप एक ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, और उस ट्रस्ट के बिहाफ पर आप उसमें अपना मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें कर बचत की सुविधा मिलती है। इसमें आप जो गवर्नमेंट है, आपके मनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स के कई प्रकार होते हैं। म्यूचुअल फंड्स जैसे कि खुला कोष, आय कोष, कर बचत योजनाएं, संतुलित कोष और बंद कोष। इस तरीके से हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो हमारा खुला कोष होता है, इसमें यूनिट्स का क्रय विक्रय किया जाता है। वर्ष भर चलता है ये, और किसी भी समय अपने निवेश को वापस प्राप्त किया जा सकता है। वही जो हमारा बंद कोष होता है, बंद कोष के अंदर निश्चित अवधि तक अंशदान एकत्र करने के पश्चात अवधि पूरी होने पर यूनिटों की पूंजी मूल्य के रूप में मूल्य में होने वाली वृद्धि को सदस्य को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी कि आपका जो बंद कोष है वो आप एक निश्चित अवधि, फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको डिपॉजिट करते हो। फिर उसके बाद उसमें जो भी आपको पैसे की बढ़ोतरी हुई है वो आप उसको प्लस करके आपको वापस कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा आय कोष। आय कोष की भांति एक नियमित रकम प्राप्त होती है। इसमें निवेश कम जोखिम वाली कंपनियों में ही कराया जाता है। जो आय कोष होती है उसमें कम जोखिम लिया जाता है। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि जब भी आपको शेयर मार्केट का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है तो वो जल्दी से एक पर्सन बोलता है कि शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है, तो सब कुछ मतलब करने से पहले पढ़ लें। तो उसी तरीके से जो हमारा शेयर मार्केट है, इसमें आय कोष में अगर आप करते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली कम जोखिम वाली कंपनियां इसको चालू करती हैं। सरकारी प्रतिभूतियां, जो कि प्राय सरकारी प्रतिभूतियां बाइंस ऋण व वाणिज्य पत्रों में होता है। जो आय कोष होता है वो बाइंस ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा या फिर वाणिज्य पत्रों में होता है। इसमें कंपैरेटिवली आपकी इनकम भी कम होती है और जोखिम भी कम होता है, मतलब दोनों ही चीजें कम होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा संतुलित कोष। संतुलित कोष में निवेश की पूंजी में वृद्धि और एक नियमित आय की प्राप्ति दोनों ही होती रहती हैं। आय को स्थायी व उच्च प्रत्याशा वाले ऋण पत्रों व समता अंशों में विनियोजित किया जाता है। यानी कि इसमें ना आपको संतुलित कोष में रेगुलर इनकम मिलती रहती है और आपकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज होती रहती है। फिर उसके बाद है कर बचत योजनाएं। कर बचत योजनाएं जो होती हैं, इनकी समय अवधि 10 वर्ष के लिए होती है। निवेशक अपना धन 3 वर्ष के पश्चात लेकिन वापस मांग सकता है अगर उसको चाहिए तो। इस प्रकार की योजना से प्राप्त कोष को प्राय सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों में नवीन निर्गमों के विनियोजन में यूज किया जाता है।
इसके साथ ही निवेशकों को कर बचत भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार की योजना के अंतर्गत आय व पूंजी में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कुछ टाइप्स है हमारे म्यूचुअल फंड्स के। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में म्यूचुअल फंड कब शुरू हुआ। ये 1964 में यूनिट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यूनिट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी। तब से हमारे इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को स्टार्ट किया गया है। यह अमेरिका के US 64 योजना पर आधारित है। तो US तो आपका अमेरिका का टर्म हो गया, और 64 क्योंकि ये 64 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो अमेरिका की US 64 योजना पर ये आधारित है। वर्ष 1887 यानी कि 1987 तक UTI ने खुला कोष योजना के अतिरिक्त मास्टर शेयर नामक बंद कोष योजना का भी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई और इसे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। यानी कि 1987 में आपको जो काफी सक्सेस मिली थी वो आपको मिली थी बंद कोष वाली योजना को, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सूचीबद्ध हुई थी जिसमें, और वहां मतलब इतना अच्छा इनका इनकम गेन हुई थी कि उसको वहां पर जो आपका जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इसको सूचीबद्ध किया गया था। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक खातों के बारे में। हालांकि इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा बात कर चुके हैं, बट स्टिल क्योंकि हमारे पास सारे ही चीजों को हमने वहां पर पढ़ा था एज अ डाकघर के जो खाते होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और ये हमारे जो कॉमन जो खाते होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग इनकी बात करेंगे। तो जो हमारे बैंक में जो खाते होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया निश्चित अवधि खाता यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट, उसके बाद है बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट, गृह बचत खाता यानी कि होम सेविंग अकाउंट, और है आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स। तो इस तरीके से कुछ खाते हैं जो हमारे बैंक के थ्रू रन किए जाते हैं। जो हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसमें निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है और दीर्घकालीन उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। इसमें मतलब आपको जब लॉन्ग टर्म के लिए मनी इन्वेस्टमेंट करना है और आपको सेविंग्स करनी है तब इसमें किया जाता है। ये बहुत अच्छा सोर्स है अपने सेविंग्स के लिए। अवधि पूर्ण होने के बाद पूर्ण राशि ब्याज सहित आपको मिल जाती है। हर तीसरे महीने पर इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर हर थर्ड मंथ पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। ब्याज की जो दर है वो ज्यादा होती है इसमें कंपैरेटिवली, मतलब आपको इसमें ब्याज ज्यादा मिलती है। जितनी अधिक अवधि के लिए धन जमा किया जाता है उतनी ज्यादा ब्याज मिलती है, और ज्यादा मतलब आवश्यकता पड़ने पर आप 75% आपका जो मनी है उस पर आप ऋण ले सकते हैं, यानी कि आप उस पर लोन ले सकते हैं आपके 75% जो आपका मनी है उस पर। तो इस तरीके से हमने देखा निश्चित अवधि खाते के बारे में। फिर उसके बाद बात करते हैं चालू खाते के बारे में, यानी कि करेंट अकाउंट। कितनी भी बार इसमें पैसा निकाला जा सकता है और जमा करवाया जा सकता है। खाता विशेषकर व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए होता है। कोई इसमें ब्याज नहीं दी जाती है, गवर्नमेंट इसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं देती है। फिर उसके बाद है बचत खाता। जनता द्वारा अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिए इसको शुरू किया गया था। स्लिप या चेक के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है, इसमें से जब चाहे पैसा जमा कर सकते हैं। रुपया निकालने के लिए सप्ताह में 3 बार तथा वर्ष में 150 बार से अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। और इसमें एक पासबुक भी दी जाती है बचत खाते में, और बची हुई धनराशि को, जो धनराशि होती है उसमें आपकी एंट्री होती है आपकी पासबुक में, और 4.5 जो ब्याज है वर्तमान देय है। यानी कि ये जो 4.5 हो सकता है कि आपकी जो बैंक टू बैंक है वो फ्लक्चुएट होती हो, और आपकी जो करंट की आपकी जो ब्याज की दर है वो अलग हो, लेकिन जो बुक है उसमें हमें 4.5% की जो ब्याज दर है वो बताई गई है। आप चाहें तो अपनी करंट नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं, और अगर आपको ये पता है कि फिलहाल में आपकी कितनी चल रही है ब्याज दर, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद है हमारा गृह बचत खाता। गृह बचत खाता यानी कि होम सेविंग अकाउंट।
ये इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि घर में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, कि मोटिवेट करने के लिए कि वो सेविंग्स करें, फीमेल्स को मोटिवेट करने के लिए बैंक क्या करती है कि गुल्लक टाइप का एक बॉक्स रख देती है जहां पर आपको अपने पैसे जमा करने होते हैं, और वो पैसे या तो डेली बेसिस पर या वीकली या फिर मंथली बेसिस पर जो बैंक का कर्मचारी होता है वो ले जाता है और आपको एक स्लिप देकर जाता है, और उस स्लिप को आपको अपनी पासबुक में रखना होता है। यह योजना विशेषकर बच्चों को मितव्ययी और बचत करना सिखाती है। इसमें ब्याज प्राप्त होती है जो बहुत अधिक नहीं होती, मतलब इसमें कम ब्याज मिलती है। फिर उसके बाद आता है हमारा आवर्ती जमा योजना, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। गृहिणी थोड़ा थोड़ा धनराशि जमा करके एक बड़ी रकम एकत्रित कर लेती है इस योजना में। इसमें प्रति माह एक निश्चित रकम, जो भी आपने, जैसे कि आपने सोचा है कि आप 100 रुपए जमा करने से स्टार्ट करेंगे, तो उसके 5 के गुणांक में आपको 12 महीने तक, यानी 12 महीने से 120 महीने तक आपको बैंक में पैसे जमा करने होते हैं 5 के गुणांक में। जैसे कि आपने अगर शुरुआत की है 5 रुपए से, तो आप फिर उसको 5 ऐसे करके आप मनी को इंक्रीज करते जाते हैं और आप अपनी बचत करते हैं। जमा की गई धनराशि, ये जो आपकी ब्याज होती है वो जमा की गई धनराशि पर निर्भर होती है, और अवधि पूर्ण होने पर ब्याज सहित धनराशि जमाकर्ता को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हमने बात की बैंक के खातों के बारे में। ये हमारे जो डाकघर के खाते थे उनसे काफी सिमिलर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जीवन बीमा। ये भी हमारा बचत का काफी अच्छा साधन है, जिसके थ्रू हमें सिक्योरिटी मिलती है और सेफ्टी मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस यह अनिवार्य रूप से बचत करने का उत्तम साधन है। इसका जो टाइटल है वो है हमारा योर वेलफेयर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम संस्कृत में कहें तो योगक्षेम वहाम्यम इसका टाइटल है। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है, ये रहा आपका योगक्षेम वहाम्यम। और अगर इंग्लिश में हिंदी में कहें तो आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व, और इंग्लिश में कहें तो योर वेलफेयर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द की टाइटल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा द्वारा आकस्मिकताओं की सुरक्षा मिलती है, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ अगर अनफॉर्चुनेटली होता है तो उसकी सुरक्षा आपको मिलती है। जैसे कि अगर आप बीमित हैं, कोई व्यक्ति बीमित है, यानी कि उसके बीमा हो रखा है और उसकी सडन डेथ हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए या वो किसी बीमारी हो जाए उसको, तो वहां पर आपने जहां से भी आपने जीवन बीमा कराया है, चाहे वो LIC हो या फिर कोई बैंक हो, तो वहां से आपको अगर आप बीमार हैं तो आपको पैसा मिलता है, और साथ में ही अगर नहीं है, अगर डेथ हो गई है तो भी आपको वहां पर पैसा मिलता है, जिससे आप या तो इलाज करा सकते हैं, अपना यूज कर सकते हैं। इस तरह के बीमा करने से दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति होती है। निश्चित अवधि बीमा योजना, इसमें कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे निश्चित अवधि बीमा योजना, शिक्षावृत्ति योजना, विवाह बंदोबस्ती योजना आदि इन्हीं उद्देश्यों के लिए चलाई जाती हैं। जब व्यक्ति बीमा करवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले यह तय करना होता है कि उसे कौन सा बीमा लेना है, कितने समय के लिए लेना है, क्या धनराशि का यूज करेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही अपने मनी को इन्वेस्टमेंट करता है। उसी के अनुसार किस्त का भुगतान जीवन बीमा निगम को करना होता है। इस किस्त को प्रीमियम कहा जाता है। यह किस्त प्रतिमाह, तिमाही या छमाही या वार्षिक रूप में किसी भी प्रकार जमा की जा सकती है। प्रथम किस्त भुगतान पर बीमाकर्ता को एक पॉलिसी दी जाती है, जिस पर बीमा का पूरा विवरण, शर्तें और क्रमांक लिखा हुआ होता है। इस चीज से आप सभी लोग आई होप वाकिफ होंगे, आपको पता होगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बीमा राशि के 75% तक ऋण लिया जा सकता है, यानी कि आप इस पर अपना लोन भी ले सकते हैं, जिसे किस्तों में चुकाया जा सकता है। जीवन बीमा अनिवार्य रूप से बचत करने की अच्छी कामयाब योजना है। इसे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। वृद्धावस्था में जीवन बीमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स में आपका आ जाता है आजीवन बीमा, संयुक्त बीमा, अग्नि बीमा, बंदोबस्ती बीमा, दुर्घटना बीमा, घर का बीमा, बच्चों की शिक्षा, सर्वाधिक बीमा और विवाह पॉलिसी। इस तरीके से कुछ हमारे जो टाइप्स ऑफ बीमा हैं, जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस हैं, वो होते हैं।
तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि आप इनसे आजीवन बीमा और संयुक्त बीमा इन सभी के नाम से वाकिफ होंगे। तो अगर आपको चाहिए तो चलिए मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। आजीवन बीमा में क्या होता है कि इसमें बीमादार को पूर्ण जीवन के लिए बीमा किया जाता है। इसमें जीवन भर का प्रीमियम भरना पड़ता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमा की धनराशि उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। मतलब जो भी उसने अपना उत्तराधिकारी चुना हो, जैसे अपनी वाइफ या अपने बच्चे या जिसको भी चूज किया हो, बीमित व्यक्ति को इस पॉलिसी को कोई लाभ नहीं होता है। जो पर्सन बीमा कर रहा है उसको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उसके उत्तराधिकारी को होगा। फिर उसके बाद है हमारा उसके बाद है बंदोबस्ती बीमा, जिसे हम एंडोमेंट इंश्योरेंस कहते हैं। ये सबसे अधिक प्रचलित बीमा है। यह बीमा एक निश्चित अवधि का होता है। अवधि को समाप्त होने पर बीमित व्यक्ति को लाभ होता है। यदि व्यक्ति की मृत्यु असमय हो जाए तो सारी बीमा की राशि उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती है। इस तरह बीमा के जीवित व्यक्ति लाभ उठा सकता है और परिवार के आर्थिक सुरक्षा मिलती है। जो आजीवन बीमा है, आपका जो होल लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें जिसने बीमा किया है उसको तो फायदा नहीं मिलेगा, और लेकिन उसकी फैमिली को मिलेगा। और बंदोबस्ती में क्या होता है, एंडोमेंट इंश्योरेंस में इसमें जिसने बीमा किया है उसको भी मिलता है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और जो फैमिली मेंबर है उनको भी फायदा मिलता है। फिर उसके बाद आता है हमारा ज्वाइंट बीमा, यानी कि संयुक्त बीमा। दो व्यक्ति मिलकर बीमा करवाते हैं, जैसे पति पत्नी दोनों जब आय अर्जित करते हैं तब संयुक्त बीमा हो सकता है। एक की मृत्यु होने पर दूसरे जीवन साथी को आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है। फिर उसके बाद है हमारा बच्चों की शिक्षा सर्वाधिक बीमा और विवाह पॉलिसी। इसमें ये बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए और उनकी जो इकोनॉमिक आर्थिक सुरक्षा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कराया जाता है। इसमें वार्षिक प्रीमियम दिया जाता है, यानी कि आप ईयरली प्रीमियम्स देते हैं। एक अवधि निश्चित होती है। इस अवधि को पूर्ण होने पर बच्चों को वे धनराशि प्राप्त हो जाती है, और यदि असमय बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो जमा कराया हुआ प्रीमियम वापस मिल जाता है। यदि बीमाकर्ता की असमय मृत्यु हो जाती है तो बीमे की बाकी किस्तें जमा नहीं करनी पड़ती हैं, और अवधि समाप्त होने पर बच्चे को निश्चित कार्य के लिए बीमित रकम दे दी जाती है। इस प्रकार बच्चों के आर्थिक लाभ और सुरक्षा उन्हें मिल जाती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं दुर्घटना बीमा के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहते हैं। वाहन चालक की सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा कराया जाता है। इसमें बीमाकर्ता को 1 वर्ष का बीमा मिलता है। वाहन को किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन चालक की चिकित्सा सुविधा और चिकित्सा अवकाश और वाहन को सुधार करने के लिए पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अग्नि बीमा के बारे में, यानी कि फायर इंश्योरेंस। आग लगने के खतरे से बचाने के लिए बीमा को उपयोग किया जाता है। ये प्रतिष्ठान जो होते हैं, दुकानें होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें किया जाता है। इस प्रकार का बीमा 1 वर्ष की अवधि का होता है और प्रीमियम भी प्रतिवर्ष जमा कराया जाता है। उसके बाद है हमारा घर का बीमा। घर का बीमा में, जैसे कि इसे इंग्लिश में कहते हैं हाउस होल्ड इंश्योरेंस। इस प्रकार के बीमा के अंतर्गत पूर्ण गृह संपत्ति का बीमा होता है, जैसे कि फर्नीचर है, आपके बर्तन हैं, गहने हैं, कीमती सामान। प्राकृतिक आपदाओं में या फिर आग के नुकसान में या चोरी होने पर किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना होती है तो इस प्रकार से घर का बीमा जो है वो यूजफुल होता है। यह बीमा भी प्रतिवर्ष कराया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डाकघर बचत बैंक, यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। देश में बचत की आदत को इंक्रीज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लोगों को छोटी छोटी बचत क्योंकि उत्पादक हो सकती है, ये चीज उनको माइंडसेट करने के लिए जो हमारे डाकघर के डाकघर होता है वो बचत खातों को ओपन करता है। पूरे देश में सभी डाकघरों में ये सुविधा उपलब्ध होती है। खासकर गांव में, जिन क्षेत्रों में बैंक की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, वहां पर ये डाकघर में ये सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें कई तरीके के खाते हो सकते हैं, जैसे कि बचत खाता, डाकघर म्यादी योजना, 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना, 10 वर्षीय संचयी सावधि जमा खाता। तो इन सभी के बारे में ऑल्दो हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि इनमें से कुछ के बारे में हम बात कर लेते हैं और कुछ को हम यहाँ छोड़ देते हैं। बचत खाते में जैसे कि आपको पता है कि कम से कम 5 रुपए से व्यक्ति स्वयं का नाम या फिर संयुक्त रूप से या फिर नाबालिग का कोई अकाउंट हो तो फिर आप संरक्षक के रूप में ओपन कर सकते हैं। इसमें 25,000 से लेकर 50,000 तक का
बचत खाता खोला जा सकता है। फिर उसके बाद हमारा आता है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। इसमें व्यक्ति न्यूनतम 50 रुपए जमा करके, ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ कि हमें कितना पैसा जमा करना है कितने टाइम के लिए, ये चीजें पूछी जाती हैं, तो आप प्लीज उनको नोट डाउन जरूर करें, अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। चाहे आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं, चाहे बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोचिंग से पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ नोट्स क्रिएट कीजिए, वो बहुत जरूरी होते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं। ये बात मैं पहले भी वीडियोज में कहती थी और अभी भी मैं कह रही हूँ कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में। इसमें व्यक्ति न्यूनतम 50 रुपए जमा करके 1 से 5 वर्षों के लिए खाता खोल सकता है। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं होती इसमें। 9% से लेके 12% तक की इसमें आपको ब्याज मिल जाती है, जो आपका डाकघर म्यादी योजना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पंचवर्षीय डाकघर आवर्ती जमा योजना। इसमें क्या होता है कि इस खाते में 5 रुपए या 5 रुपए के गुणितों में प्रतिमाह जमा कराना होता है। वही जैसे कि हमने पहले देखा था, उसमें भी 5 के गुणांकों में आपको पैसे जमा करने थे और 9% की इसमें आपको ब्याज मिलती है। फिर उसके बाद है हमारा 10 वर्षीय संचयी सावधि जमा खाता। इस प्रकार के खाते में प्रतिमाह एक निश्चित राशि 10 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 10 रुपए से 1000 रुपए तक की धनराशि आप जमा करवा सकते हैं। ब्याज की दर 6.75 पर ईयर होती है और साथ में आपको बोनस दिया जाता है। 1 वर्ष के पश्चात 50% धनराशि निकाल सकते हो आप इसमें से। इसमें प्राप्त ब्याज पर आयकर नहीं लगता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक तो आप 1 साल होने के बाद आप 50% पैसे को निकाल भी सकते हो। दूसरी बात, आपको इसमें कोई भी ब्याज पर आपको आयकर नहीं देना है, यानी कि आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे आज। इसके साथ हमारे जो बचत के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो है, ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। विभिन्न अवधि एवं विभिन्न राशि को चलाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, डिफरेंट मनी के लिए ये चलाए जाते हैं। इसमें जो प्रमुख कुछ पत्र हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है हमारा 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र 6 निर्गम, राष्ट्रीय बचत पत्र 7 निर्गम, इंदिरा विकास पत्र, लोक भविष्य निधि, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा पत्र, विद्यालय संचिका योजना, किसान विकास पत्र। तो इस तरीके के कुछ हमारे जो पत्र हैं वो चलाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काफी सारी चीजें हैं इसमें जो बहुत ब्रॉड हो जाएंगी। हमारी जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी। कई जो व्यूअर्स हैं वो कहते हैं कि एक टॉपिक को एक बार में एक वीडियो में कवर करें, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बनाते हैं, तो अगर जैसे कि मैं आपको ये वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड करती हूँ तो वो 10 बजे अपलोड होती है। हमारी जो MBs हैं वो स्लो वर्क करती हैं और हमारी प्रॉब्लम होती है वीडियो को अपलोड करने में, और इतना टाइम भी नहीं होता कि आप कॉन्टिन्यूसली 40 मिनट या 50 मिनट तक बोल सको और एक टॉपिक को कवर कर सको, क्योंकि इसमें मेरी वीडियो में कोई भी रीटेक नहीं होता है और ना ही कहीं भी वीडियो को पॉज करके दोबारा बनाई जाती है। ये पूरी ही जैसे क्लास चलती है, इन द सेम वे वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए मैं एक वीडियो को 20 मिनट से ज्यादा प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उसके बाद आपको खुद बॉर्डम होने लगेगा, आपको बोरियत आने लगेगी और आप उस चीज को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। हम छोटे छोटे डोजेज में, छोटी छोटी चीजों में अपनी वीडियोस को कवर कर रहे हैं, तो एक साथ एक टॉपिक को कवर करना फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल। और मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसे वीडियो प्रोवाइड करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी जितना आप छोटी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। ज्यादा लंबी वीडियोस पर हम थोड़ी देर बाद ध्यान देना कम कर देते हैं। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, तो मैं यहाँ पर इस वाली प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने राष्ट्रीय बचत पत्र के बारे में। अगर आपको चाहिए तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, कमेंट कर दीजिएगा। ये इसमें काफी सारी चीजें हैं कि कितना पैसा लगाया जाता है, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, किस एज के लोगों के लिए होता है, तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।
पर उससे पहले मैं यहाँ आपको बताती हूँ कुछ और भी चीजें होती हैं जिनमें हम बचत कर सकते हैं, जैसे कि हमारी यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स जो हैं वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने धन बचत के लिए स्टार्ट की थी। और उसके बाद है गिफ्ट कूपन्स हैं, गिफ्ट कूपन्स भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गिफ्ट कूपन्स में। उसके बाद है लॉटरी चिट सिस्टम, इसके यह व्यवस्था पूर्णतः गैर सरकारी होती है, लेकिन यह एक एक जो लॉटरी सिस्टम होता है वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू मतलब प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, पर लोग इसमें भी अपना मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर उसके बाद है शेयर्स, शेयर्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डिवेंचर्स होते हैं, यानी कि ऋण पत्र होते हैं। तो इस तरीके से कई सारी चीजें होती है जिनमें आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है एंड। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको सारे लेटेस्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।